नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत देखिए। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं, विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर सपाट ट्रेंड करते हुए 15,874 के स्तर पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। निक्कई में 250 अंकों की कमजोरी देखी जा चुकी है और डाउ फ्यूचर्स फिलहाल लाल निशान के साथ 20 अंकों की गिरावट पर फिलहाल हल्की सी गिरावट, लेकिन 20 अंकों की लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी कुछ ऐसा ही मिला को मिलता हुआ दिख रहा, लेकिन डाउ में हमने 150 अंकों की गिरावट भी देखी है। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, कौन से ट्रिगर्स पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से विदेशी बाजार में मिला जुला कारोबार है, राइट? बिल्कुल मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, ऐसी कुछ खराबी नहीं है। हाँ, जापान में आज ज़रूर आप थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, बट उसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी ठीक है और डाउ फ्यूचर्स भी मामूली ही गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूएस में लगातार दूसरे दिन, जैसे आपने कहा, मिला जुला एक्शन रहा। डाउ पर हमने 150 अंकों की कमजोरी देखी है ज़रूर, पर S&P 500 पर लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बना है और कल वापस नैस्डैक पर भी नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। दिग्गज IT शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है। नैस्डैक 1% ऊपर था और फेसबुक पहली बार 1 लाख करोड़ डॉलर के पार इसकी मार्केट कैप थी। कल 3.5% का उछाल आते हुए दिखा है। थोड़ा सा रेगुलेटरी रिलीफ मिला था इसे। इसके अलावा बैंक स्टॉक्स पर नजर रहेगी, पर आज रिएक्शन आएगा क्योंकि जो भी ये खबरें हैं ये मार्केट्स बंद होने के बाद आई। मॉर्गन स्टैनली ने 1200 करोड़ डॉलर के बायबैक की घोषणा करी है और साथ ही जो उनका क्वार्टरली डिविडेंड है उसको डबल कर रही है कंपनी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, इन सब ने भी डिविडेंड बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि फेड ने 23 बैंकों पर स्ट्रेस टेस्ट किया था और सारे के सारे 23 बैंक इस टेस्ट को पास कर गए हैं। इसके बाद अब वो डिविडेंड और बायबैक्स वापस कर सकते हैं। कोरोना काल की वजह से फेड ने डिविडेंड और बायबैक्स पर रोक लगाई हुई थी, पर क्योंकि ये सारे बैंक स्ट्रेस टेस्ट पास कर चुके हैं तो ऑलरेडी इन्होंने बड़े डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और बड़े बायबैक्स और भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बैंक स्टॉक्स आने वाले कुछ दिनों के लिए यूएस में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कल हमने देखा कि एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर सुस्ती थी। डाउ भी फिसला है, स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी दबाव था। हालांकि आईटी शेयर्स में अच्छा एक्शन रहा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 1.5152% से गिरकर 1.48% के करीब आ गई है। आज जून महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो यहां पर थोड़ी चिंता जरूर है। आधे से 1% की गिरावट आई है। कुछ जगहों पर यूरोप में वापस कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बन सकता है। कुछ देशों ने वापस कुछ प्रतिबंधों को सख्त करने के लिए कदम उठाए हैं। पोर्टुगल ने यूके से आने वाले टूरिस्ट पर 14 दिन के क्वारंटीन की रेस्ट्रिक्शन वापस लगा दी है और पोर्टुगल का सबसे बड़ा जो टूरिज्म इनफ्लो है वो यूके से ही आता है, तो ये एक चिंता का विषय बनते हुए दिख सकता है। कच्चे तेल में कल गिरावट है। ओपेक की बैठक से पहले थोड़ा सुस्त हो रहा है कच्चा तेल। ब्रेंट अब 74.50 के करीब आते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप सोने पर देखें तो यहां पर भी हल्का सा दबाव था। डॉलर इंडेक्स में खरीदारी देखी गई है। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। अब कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये एक बार जान लीजिए। देखिए लगातार हम आज दूसरी बार है जब देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने की है करीब 1659 करोड़ की बिकवाली। वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 213 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1277 करोड़ की खरीदारी जरूर हुई है। तो डीआईएस ने खरीदारी की है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। ये तमाम संकेतों को जानते हुए चलिए अब आज की पहली रणनीति बना लेते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में से सर मिला जुला कारोबार है, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं, कैसे समझना है इन संकेतों को और फिर भारतीय बाजार पर आज पहली रणनीति क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भले डाउन थोड़ा 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक और S&P दोनों रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए नजर आए, रिकॉर्ड हाइज पर बंद हुए। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो सेंटिमेंट तो मजबूत है अमेरिकी बाजारों का और कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। और बाकी आंकड़े आप देखेंगे तो मिले जुले। वैसे भी 2-3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी डाउन में वो आती हुई दिखी है।
ये भारतीय बाजारों का मूड नहीं बिगाड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि छोटी रेंज में है भारतीय बाजार, मोमेंटम स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और ऐसे में सुस्त या कमजोर शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके आपके लिए जरूर बनेंगे और उसी पर फोकस करना चाहिए। और अच्छी रेंज जहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है वो 15,675 से 15,750 की 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आज दिन के लिए और इस रेंज में जरूर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है 15,875 से 15,925 की 50 पॉइंट की रेंज। इस रेंज में मुनाफा वसूली कीजिए और वापस से निचले स्तरों पर इंतजार कीजिए और करेक्शन में फिर से खरीदारी कीजिए। एक बार 15,925 से पार निकलकर निफ्टी टिका तो फिर 16,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अदरवाइज ये आपके लिए आज के लिए ऊपर का रुकावट वाला लेवल है जिस पर फोकस करना है। अब आइए बैंक निफ्टी, लगातार 2 दिन 35,000 के ऊपर बंद होते हुए दिखा है बैंक निफ्टी। अगर एक और दिन 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग में है तो बहुत अच्छा, 350 पॉइंट का कुशन भी है। तो संभावना पूरी है कि लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपको 35,300 के ऊपर मिलेगी, 35,000 के ऊपर मिलेगी। जो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का वो 34,800 से 35,000 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है। 200 पॉइंट की रेंज आसानी से टूटने वाली नहीं है। इस रेंज में पक्के तौर पर अगर मौका मिले तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है 35,550 से 35,650। इसको पार करने पर और 35,650 के ऊपर बंद होने पर बड़ी तेजी के लिए बैंक निफ्टी और तैयार होता हुआ दिखेगा। तो ये सारे लेवल्स हैं जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा। नतीजों की भी आज लंबी लिस्ट है और उसी पर आपका फोकस भी होना चाहिए। मानसी, बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा लेकिन कैश से जुड़े कई सारे स्टॉक्स है जिस पर फोकस देखने को मिलेगा। नतीजे भी कई सारे आते हुए दिखे हैं और स्ट्रांग मोमेंटम बाजार का है ही। ऑफ कोर्स रेंज में कारोबार होता हुआ दिख सकता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर आप गौर कीजिएगा। 15,675 से 15,750 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 15,875 से 15,925 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। एक बार 15,925 पार कर जाता है तो फिर 16,000 की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। बैंक निफ्टी 34,800 से 35,000 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 35,550 से 35,650 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। ये है भारतीय बाजार पर पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स, कल बाजार बंद होने के बाद लंबी लिस्ट रही। ऑफकोर्स नतीजों का सीजन खत्म होने आ रहा है लेकिन कई सारे नंबर्स कल कैश मार्केट के आते हुए हमने बाजार बंद होने के बाद देखे हैं। कौन से नतीजे थे, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। नतीजों से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए सही कहा आपने कि नतीजों का सीजन खत्म होने आ रहा है Q4 का, लेकिन बहुत जल्द Q1 के नतीजे शुरू हो जाएंगे। बहरहाल Q4 के जो नतीजे आए हैं उसमें नैल्को ब्लॉकबस्टर नतीजे हैं और देखिए वैसे भी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिली है और ये रैली जस्टिफाइड भी है क्योंकि रेवेन्यूज 46% बढ़े हैं। लेकिन एबिटा देखिए 208 करोड़ से बढ़कर 944 करोड़ पे आया है। 632 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन भी करीब 33% के आसपास आए, 10.8% से बढ़ के, और कंपनी का जो मुनाफा है 936 करोड़ पे आया है यहाँ पे 100 करोड़ से बढ़ के, जबकि हमारा अनुमान 385 करोड़ के आसपास का था। बॉक्साइट में अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इस कंपनी ने क्लॉक किया है। तो तोड़फोड़ नतीजे इस कंपनी के देखने मिल रहे हैं। टीएन पेट्रो यहाँ नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में 25 जून को आपको बताया गया था कि इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन आएंगे और देखिए रेवेन्यूज 35% बढ़े हैं। एबिटा जो है 7.7 टाइम्स बढ़ा है। मार्जिन जो है 3.5% से बढ़ के 20.3 और मुनाफा जो है 64 करोड़ के आसपास आया है, जबकि हमारा अनुमान करीब 35 करोड़ के आसपास था। तो हर पैमाने पे नतीजे जो है अच्छे हैं। कंपनी ने डिविडेंड 2.5 रुपये के आसपास का ऐलान किया है। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 15.5% बढ़े, मार्जिन जो है 11.6% से बढ़ के 13.9% और मुनाफा जो है 85% बढ़ा है। ₹1.20 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। वेल्सपन कॉर्प नतीजे मिक्स है क्योंकि यहाँ कंपनी के रेवेन्यूज और एबिटा में 24 से 34% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन हल्के बढ़े 11% से बढ़ के 12.6%। मुनाफा 47% बढ़ा है, 216 करोड़ के आसपास से आया है। ₹5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया कंपनी ने। एचपीएल इलेक्ट्रिक नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 1.45 टाइम्स बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन 12.7% से बढ़ के 14.2 और मुनाफा जो है 2.5 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ पे आया है। अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली जो रेवेन्यूज है इस कंपनी ने पिछले 8 क्वार्टर्स में इस बार क्लॉक किए और ऑर्डर बुक जो है 704 करोड़ की है। और सबसे आखिरी में ग्रेफाइट इंडिया
यहाँ भी नतीजे अच्छे ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू जरूर गिरे हैं 6% के आसपास, लेकिन एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने मुनाफा किया 78 करोड़ का, जबकि पिछले बार लॉस किया था 26 करोड़ का और कंपनी मुनाफे में आई है 64 करोड़ के, जबकि पिछले बार कंपनी ने 7 करोड़ के आसपास का नुकसान किया था। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये काफ़ी सारे नतीजे हैं खासकर कैश में जो आए हैं, और नैल्को तोड़फोड़ नतीजे सबसे बेहतरीन। चलिए, तो नैल्को के तो तोड़फोड़ नतीजे और कैश की भी कई सारी कंपनियों के नंबर्स, लेकिन वरुण, खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर नजर रखें? देखिए, ट्रिगर्स में आज IRCTC के नतीजे आएंगे तो वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कैश में काफ़ी सारे हैं, कैस्ट्रॉल कॉर्प, धामपुर शुगर, EID पैरी, फिनोलेक्स केबल्स, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। सेबी की आज बोर्ड बैठक है तो वहाँ नजर होनी चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। हुडको नतीजे के साथ साथ 15,000 करोड़ जुटाने पे यहाँ बोर्ड विचार करने वाला है। और रुचि सोया, यहाँ भी नतीजे आएंगे। नतीजों के साथ बोर्ड बैठक में बड़ी घोषणा जो है वो कंपनी कर सकते हैं। इसके लिए आज दिन भर रुचि सोया जो है वो आपके रडार पे होना चाहिए। कुछ शेयर्स है जहाँ पे एक्स डिविडेंड है, HDFC AMC, HDFC बैंक। HDFC AMC में 34 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, HDFC बैंक में 6.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। एक्स हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा एडजस्टमेंट। HDFC लाइफ और एक HDFC ग्रुप कंपनीज यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि प्रमोटर स्टैंडर्ड लाइफ जो है इसमें 3.46% हिस्सा जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। 7 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। 658 से 678 का भाव है जिसके बीच में इसको बेचा जाएगा। मौजूदा करीब 8.9% के आसपास की हिस्सेदारी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स को यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि भारत जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और इसके सरकार ने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्लान है। रॉक फॉस्फेट, DAP, NKP फर्टिलाइजर जो है उसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा फर्टिलाइजर स्पेस जो है वो आपके रडार पे होना चाहिए। फाइनली जो टूरिज्म सेक्टर है उसको थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि 11,000 करोड़ के 11,000 जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड है उनको वित्तीय मदद का ऐलान कल किया गया है। आपको याद होगा वित्त मंत्री ने कल जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 8 बड़े ऐलान किए थे, उसमें से ये भी एक ऐलान था। रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड जो है उनको 1 लाख तक की लोन की सुविधा दी जाएगी, और करीब करीब 10 लाख तक के लोन की सुविधा जो है वो रजिस्टर्ड टूरिस्ट एजेंसीज को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो टूरिज्म सेक्टर है वो आज आपके रडार पे होना चाहिए। कुछ बल्क डील, ब्लॉक डील जो कल हुई थी, थायरोकेयर, नालंदा इक्विटी फंड ने करीब 37 लाख शेयर्स बेचे हैं। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ करीब 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 1314 के भाव पे ये डील हुई है। किम्स कल की लिस्टिंग, नोमुरा इंडिया ने यहाँ पे करीब 13 लाख शेयर्स खरीदे हैं। आशीष कचोलिया जी ने करीब 4.23 लाख शेयर्स बेचे हैं। सोसाइटी जनरल ने भी करीब 4.42 लाख शेयर्स बेचे हैं। और तानला प्लेटफॉर्म यहाँ पे बैनियन इन्वेस्टमेंट ने करीब 7.14 लाख शेयर्स बेचे हैं। मिहिर गांधी ने यहाँ करीब 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। SBI लाइफ ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 4.64 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 836 के आसपास के भाव पे ये सारे सौदे हुए हैं। ओके वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं दमदार एक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी खबरें हैं जिस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर है जिसका रुख करेंगे। आज सेबी बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर बोर्ड चर्चा कर अंतिम फैसला ले सकता है, इस पर पूरा ब्यौरा दे रहे हैं ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। मुख्य तौर पर देखें तो 4 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैं या डिपॉजिटरीज हैं, ये किस तरह से नया खोलना आसान किया जाए, एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी, इसको लेकर बोर्ड में अहम चर्चा होगी। इसमें ये जो सुझाव है कि अभी जो मौजूदा नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल अगर है तो 5% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता है, और अगर इंस्टीट्यूशन है तो 15% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकता है। इस पूरी जो व्यवस्था इसको ही बदलने की तैयारी है, और इसके पीछे इसमें ये इस पर विचार किया जाएगा कि क्या 100% ओनरशिप अलाउ कर दिया जाए। यानी कोई अगर नया टेक्नोलॉजी सेवी पर्सन आता है जिसको थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो वो आकर के 100% ओनरशिप के साथ एक्सचेंज खोल सकता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खोल सकता है, डिपॉजिटरी खोल सकता है। साथ ही अगर फॉरेन
कोई एंटिटी आना चाहती है यहाँ पर इंडिया में और वो एक्सचेंज खोलना चाहती है तो अप टू 49% हिस्सा 49% तक हिस्सेदारी जो है वो ले सकती है। इसके अलावा जो मौजूदा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है या डिपॉजिटरी है जिनको हम MII कहते हैं, वहां पर भी मौजूदा एक्सचेंजेस में भी 100% तक ओनरशिप लेने की इजाजत दी जा सकती है। तो एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में स्टांस जो सेबी का था अब तक कि बहुत ही इसको कंट्रोल करके रखा जाए। तो इसके पीछे मकसद ये है कि जो नए एक्सचेंज आए और तो जो मौजूदा एक्सचेंजेस में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या डिपॉजिटरीज में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट किस्म का आइडिया जो है ये सेबी के बोर्ड में आज होगा जिस पर चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा ये कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से और इंडिपेंडेंट बनाया जाए और किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि वो इफेक्टिवली काम करें, इसको लेकर कई बड़े अहम बातें हैं जिन पर चर्चा होगी। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकालना है तो उन दोनों ही स्थितियों में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनकी वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे चल करके अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है। इसमें होगा कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी का वोटिंग भी जरूरी होगा और अगर एक बार किसी को रिजेक्ट कर दिया मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ने तो फिर कम से कम 90 दिन तक उस व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड में नहीं आ सकता। इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कंपनियों के आदमी कुछ समय बाद चल करके उसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनकर आते थे तो उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान जो है वो सोचा जा रहा है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ESOP क्या दिया जा सकता है इंसेंटिवाइज करने के लिए वो ठीक से काम करें, तो एक ये मुद्दा है। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक है उनको भी अस्वा की जो प्रोसेस होती है उसमें शामिल किया जाए क्या, इस पर बातचीत होगी। साथ ही सेबी के एनुअल अकाउंट है वो अप्रूव होंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया विस्तार से हमें सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा बताने के लिए। इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स आएंगे हम दिन भर में आप तक पहुंचाते रहेंगे और बैठक का आउटकम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अब हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की जो दमदार रणनीति सुझाई है वो आपके सामने रख दें। तो यहाँ पे टाटा पावर में मैं कहना चाहूंगा कि 125 की कॉल आप ले सकते हैं। 5 रुपए 40 पैसे भी ये कॉल बंद हुई है। स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 7.5 रुपए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब ट्रेडिंग कॉल्स देख लेते हैं। GE पावर इंडिया लिमिटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की बढ़त स्टॉक ने देखी थी। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से खरीदारी की राय 376 के टारगेट्स को मानकर चले, 329 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी की राय सिंफनी पर है, बुलिश है ये, खरीदारी कीजिएगा। 1090 के टारगेट्स को मानकर चले, 1000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग कैडला हेल्थकेयर और MGL दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में कैडला हेल्थकेयर ने करीब 3% की बढ़त देखी है, आज 660 तक के जाता हुआ दिख सकता है। 630 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और साथ ही महानगर गैस लिमिटेड में भी कल अच्छी तेजी दिखी थी, 1180 तक के लक्ष्य आज देखने को मिल सकते हैं। अगर खरीदारी कर रहे हैं 1135 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हमारे साथ अब kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक के रेकमेंडेशन भी हम जानना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। निफ्टी की बात करें तो मैं मानता हूँ आज थोड़ा फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखेंगे और कल की तरह ही थोड़ा वोलेटाइल सेशन होने की संभावना आज भी दिखाई दे रही है। कल का जो रेंज था वही रेंज आज निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 15,915 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद ही एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है वो है करीबन 15,800 का, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन बैरियर भी है। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि आज PSU बैंक में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 35,235 पे है और ऊपर की तरफ 35,500, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो सेक्टर की बात करें तो मैं PSU बैंक पे थोड़ा बुलिश हूँ, इसलिए मैं PSU बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा आज कन्विक्शन वाला कॉल इसमें रह सकता है। मैं जो लेवल्स की बात करूंगा वो कैश लेवल्स की बात करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होना चाहिए 86 रुपीज 20 पैसे का। पहला लक्ष्य रहेगा 90 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 92 का।
बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए इक्विटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन एक्सपर्ट से हमने जाने। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से हमने बातचीत की कमोडिटी मार्केट्स पर। उनकी कॉल्स कौन सी हैं आपके सामने रखते हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर दोनों पर बिकवाली की राय है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड पर बिकवाली कीजिएगा, यहाँ पर 46,850 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद 47,700 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। साथ ही 47,350 के स्टॉप लॉस लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर पर भी बिकवाली की राय है। 67,800 के टारगेट्स, उसके बाद 67,400 तक ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। 68,800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कच्चे तेल की चार्ट को देखते हुए सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। घरेलू बाजार में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप बिकवाली कीजिए 5,360 के टारगेट्स के साथ। उसके बाद 5,320 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 5,520 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है और कॉपर में खरीदारी कीजिएगा। तो महज कॉपर है बेस मेटल जहां पर खरीदारी आपको करनी है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टारगेट 724 और साथ ही 727 तक जाने का भी दम। 714 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो चलिए ये होगा कमोडिटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत मेरिको से कर लेते हैं। क्रेडिट स्विस की यहाँ पर रिपोर्ट आई है और परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और जो लक्ष्य है वो 76 रुपए प्रति शेयर का दिया है। इसके अलावा HDFC बैंक पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर भी इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है अपनी और 1800 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है HDFC बैंक पर। JSW एनर्जी पर CLSA की रिपोर्ट आई है। डाउनग्रेड की रेटिंग दे दी है। यहाँ पर जो बाय की रेटिंग थी वो घटाकर सेल की दे दी है और जो टारगेट है वो 146 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर दिया है JSW एनर्जी पर। और आखिर में बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर। टेक्नोलॉजी पर इनकी रिपोर्ट आई है जिसमें कि काफी सारे शेयर्स इन्होंने कवर किए हैं। TCS पर जो टारगेट है वो 3,870 रुपए प्रति शेयर का दिया है। इसके अलावा जो इन्फोसिस है वहां पर ये 1800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दे रहे हैं और दोनों ही स्टॉक्स पर ये ओवरवेट है। इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे स्टॉक्स पर। तो आज IT शेयरों पर भी नजर रखी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं।